नमस्कार, मैं संजय बघेल और आप देख रहे हैं राष्ट्रवाणी का विशेष कार्यक्रम चर्चा। और आज हमारे मेहमान हैं बरघाट के विधानसभा से अर्जुन काकोड़िया जी, जो विधायक हैं। विधायक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। विधायक जी, आज हम चर्चा करेंगे आपसे आपके राजनीतिक कैरियर से लेकर और जो आपकी विधानसभा में जो मुद्दे हैं उसको लेकर। तो राजनीति के संघर्ष के दौर में किन किन कठिनाइयों से गुजरना पड़ा? जहाँ तक मेरा राजनीतिक सफ़र का सवाल है, तो मैं 1990 में 85, हम तो गरीब घर के थे, पढ़ाई लिखाई में थे, भोपाल में थे, सर्विस लग गई, किसी तरीके से अपना चल रहा था। 1985 में प्रभा भार्गव को टिकट मिली थी कांग्रेस की, परिवार से जुड़ी थी उनसे, क्योंकि उनका बेटा साथ में मेरे पढ़ता था। और उसके कारण 1985 में मैं बरघाट विधानसभा से टिकट मिली थी उनको, तो मैं यहाँ आया और उस समय मैं सक्रिय रूप से मैंने कांग्रेस का काम किया था, तब मैं जुड़ गया इससे। और उसके बाद फिर मैं अपने चले गया सर्विस में, लेकिन ये क्षेत्र के लोगों से करीब का रिश्ता हो गया, तब से मैं जुड़ा। लेकिन सक्रिय रूप से 2007 में मैंने अपनी सर्विस छोड़ा बैंक की, और 2007 से फिर मैं कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया और सक्रिय रूप से फिर मैं राजनीतिक में उसमें जुड़ा। 2010 में हमारी पत्नी को जिला पंचायत सदस्य बनाया गया, यहाँ से टिकट मिली उनको, वो जीती यहाँ से। तो वह भी कांग्रेस पार्टी से ही हुई? हम कांग्रेस पार्टी से। शुरुआती दौर जो आपका था वो कांग्रेस से ही है? बिल्कुल बिल्कुल। सक्रिय रूप से मैं 2007 के बाद 90 में मैंने इंडिपेंडेंट फाइट किया था। सर्विस में था बैंक में, बैंक से मैंने परमिशन लिया और वो मैंने फाइट किया था। उसके बाद लेकिन अब पार्टी ज्वाइन किया हूँ 2007 में, और तब से मैं कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हूँ। 5 साल आपको लगभग होने जा रहे हैं बरघाट विधानसभा में, आप विधायक हैं। अपनी उपलब्धियाँ क्या हैं? देखिए, मेरे मुख्य मुद्दे थे, हमारा पूरा क्षेत्र किसानों का, कोई बहुत बड़ा कोई उद्योग धंधा नहीं है। हमारा मुख्य था शिक्षा के क्षेत्र में हम काम करें, सिंचाई के क्षेत्र में काम करें और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करें। इन 3 लक्ष्यों को लेकर मैं चल रहा था। किस्मत से सरकार बन गई, 11 महीने सरकार चली और सरकार गिर गई, और 2 साल हमारे कोरोना में निकल गए। तो जहाँ तक 5 साल का सवाल है, गिनती में तो 5 साल आएगा, लेकिन हमको ये 1.5 साल के बाद काम करने का उतना मौका कहीं मिला नहीं, क्योंकि सरकार गिर गई। सरकार गिरने के बाद अब जो वर्तमान में सरकार है, इसके पीछे पड़े तो ये लोग रोना कि पैसा ही नहीं है, फंड ही नहीं है, तो उतना। लेकिन मैंने जो 3 बात मैंने आपको जो बताई, शिक्षा, स्वास्थ्य और सिंचाई, तो इस संबंध में मैंने जो काम किया यहाँ पे काम किया कि शिक्षा के क्षेत्र में मैं स्कूल गांव-गांव घूमना, स्कूल घूमना, और 50 स्कूल, हमारे हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल, 50 स्कूलों में मैंने स्मार्ट क्लास दिया। जो बेहतर पढ़ाई, जो बच्चे जो बाहर जो करते हैं बड़ी शहरों में, वो पढ़ाई हमारे बच्चों को वो सुविधा मिले, 50 स्कूलों में स्मार्ट क्लास दिया हूँ। और तकरीबन 30 स्कूल हैं, प्राइमरी स्कूल, जो टोले टाले, जहाँ पे बैठने की ढंग की व्यवस्था नहीं, फट्टियाँ गंदी, उन 30 स्कूलों में मैंने प्राइमरी स्कूलों में कुछ 1-2 मिडिल स्कूलों में भी दिया हूँ, लेकिन प्राइमरी स्कूलों में ख़ास तौर से, वो भी टोले टाले जहाँ गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं और जहाँ ये लोग शिक्षा विभाग का भी ध्यान ही नहीं दे, उन स्कूलों में मैंने डेस्क बेंच दिया हूँ। तो ये मध्य प्रदेश की पहली विधानसभा है जहाँ प्राइमरी के 30 स्कूलों में प्राइमरी के बच्चे डेस्क बेंच में बैठते होंगे। ये मैंने शिक्षा के क्षेत्र में, आपके कार्यकाल में शिक्षा में मैंने ये काम सुधार हुआ है। दूसरा ये है स्वास्थ्य के क्षेत्र में, मेरे आते से ही यहाँ पे आप लोगों ने देखा सामुदायिक हॉस्पिटल था, ये हमारा बरघाट, इसको सिविल हॉस्पिटल में कन्वर्ट किया और इसकी बिल्डिंग
2019 में बनना शुरू की और बिल्डिंग बन गई और 50 लाख रुपए बरघाट अस्पताल में और 50 लाख रुपए कुरई में और 10 लाख रुपए ज़िले में। इस तरीके से मैंने 1 करोड़ 10 लाख रुपए ये स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपनी निधि से किया, क्योंकि सरकार से मांगा, सरकार के पास नहीं था। कोरोना काल में भी मैंने विधानसभा में प्रश्न लगाया था कि मेरी विधानसभा में आपने क्या किया, कोरोना काल में क्या मदद की, कितने सेंटर, तो स्पष्ट रूप से जवाब मुझे मिला है कि बरघाट विधानसभा में हमने एक भी कोरोना के कोई सेंटर नहीं खोले और बरघाट विधानसभा में इस संबंध में हमने कोई मदद नहीं की। वो मदद मैंने किया था। जहाँ तक सिंचाई का बात है तो मैंने वादा किया था लोगों से, माचा गोरा का पानी बरघाट विधानसभा में लाऊंगा। तो मैं बड़ी खुशी के साथ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि माचा गोरा का पानी हमारा जो चक्की खमरिया विधानसभा का 1 नंबर जो बूथ है, वहाँ से उधर से कुछ छिंदवाड़ा कुछ सिवनी के सकरदा, यहाँ से वो सकरदा एरपा होते हुए 5,877 लाख की परियोजना स्वीकृत हो गई है और वो नहर हमारे विधानसभा में बनेगी और पानी मेरी विधानसभा में आएगा। तो इस तरीके से तीनों क्षेत्र में, शिक्षा हो, सिंचाई हो, स्वास्थ्य हो, मैंने अपनी निधि से मैंने काम किया। सरकार ने वहाँ मुझे किसी तरीके की कोई मदद हमारे क्षेत्र में की नहीं। सेल्युलर टोल का पहले आपने विरोध किया था, वर्तमान में अभी चालू है। कमर्शियल वाहनों से वहाँ पर बकाया टोल टैक्स दिया जा रहा है, जिससे मालिक काफ़ी परेशान है। उसका विरोध अब क्यों नहीं हो पा रहा है? सेल्युलर टोल में मैंने विरोध किया था। मैं भोपाल में था और यहाँ पे टोल शुरू हो गया था। मैं जब भोपाल से आया और जब मैं टोल पहुँचा तो मैं वहीं रुक गया। मेरी इच्छा नहीं हुई कि मैं इससे बाहर जाऊं, मैं वहीं रुक गया। गाड़ी मैंने पहुंचा दी, साथ में मेरा परिवार था, पत्नी थी, इनको कहा आप लोग जाओ। रात की बात थी, मैं वहीं रुक गया और फिर मैंने 2 दिन रात्रि में वहीं सड़क में ही मैं सोया। मूलतः जो विरोध करने का कारण ये था कि सड़कें खराब थी। उसके कुछ दिन पहले ही गड्ढों में गिर के कुछ हादसे हुए थे। तो मेरा इनसे आग्रह था कि आप पहले सड़क बनाओ, सड़क बेहतर हो, उसके बाद आप टोल लो। तो सड़क खराब थी और अंततः वो बंद हुई, टोल बंद हुआ। उसके बाद काफ़ी दिनों के बाद ये फिर कमर्शियल इन लोगों ने शुरू किया। मैंने कलेक्टर को, ऊपर MPRDC को, इनको मैंने पत्र लिखा कि आप ये जो कर रहे हो, अभी सड़कें बेहतर नहीं हैं, आप ये जो कर रहे हो ये टोल में फिर से शुरू नहीं होने दूंगा। तो उन्होंने कहा विधायक जी ये कॉमर्शियल है और हम सड़क बना रहे हैं, पूरी बताया कितना स्वीकृत हो गई है और इन लोगों ने सड़क बनाया। कोई भी व्यक्ति, एक भी व्यक्ति आज तक कॉमर्शियल शुरू हुआ है तो कोई ट्रक वाला हो, कोई डंपर वाला हो, या कोई भी आज तक मेरे पास में नहीं आया। शुरुआती दौर पर यूनियनों ने विरोध किया था, लेकिन जब उन्हें कोई सहारा नहीं मिल पाया तो वो शांत हो गए। नहीं, मेरे पास कोई नहीं आया और ना मुझे इसकी कोई खबर। सड़कें की हालत तो लेकिन अभी भी जस्त की तस है। इस संबंध में मैंने बोला हूँ, अब इन लोगों ने कुछ सुधार किया, कॉमर्शियल है। अब चूंकि बार बार विधायक सड़क में सो जाए और बाकी जनता अपने घर में सोए, वो उचित नहीं है। सोने से आम जनता को ही परेशानी होती है। तो विरोध तो मैं अभी भी मैंने लिखा हूँ, किया हूँ, लेकिन जनता भी उसमें साथ दे, जो इफेक्ट है। तो वो मतलब आपका कहना है कि जनता अगर सड़कों पर आएगी तो आप उनका सहयोग करेंगे? मैं सड़क में अग्रिम में पहले आऊँगा, लेकिन जनता, मैं तो जाके सोया था, और मुश्किल से मेरे साथ 4-5 लोग सोते थे रात में। मैं अकेला 2-3 रात में मैं देखता था, 2-3 लोग सोते थे मेरे साथ में, कोई नहीं आता। फिर दिन में आते थे लोग, जैसा भी आते थे, है ना। तो वो तो सोया, मैं भी, लेकिन बार बार विधायक जाके सो जाए। चूँकि यहाँ पे चर्चा में हो गया आम लोगों का, बस विधायक का तो काम यही है कि चूँकि
बात करने के बावजूद भी वहाँ पे उस समय जब सड़क में मैं सोया था, यहाँ पे प्रभारी मंत्री आया, कलेक्टर है, एसपी है, चंद मुश्किल से 4-5 किलोमीटर का फासला है, ना तो कलेक्टर आ रहा है ना, क्योंकि स्पष्ट रूप से जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, इनका पूरा निर्देश है कि चाहे कुछ भी हो हमको तो करना है। चिल्लाते रहे, विधायक चिल्ला, ये चिल्लाए, हमको तो करना है। तो इन लोगों को कोई उससे फिर वो मजाक हो जाता है कि विधायक सड़क में सो रहा है। तो आपको प्रशासनिक स्तर पर सहयोग नहीं मिल पा? बिल्कुल नहीं, प्रशासन हो या शासन हो, चूँकि प्रशासन शासन से चलता है और शासन के निर्देश रहते हैं। ये बातें बहुत स्पष्ट रूप से बंद जबान से हमको कलेक्टर इन लोगों ने बताया कि भैया ऊपर से निर्देश है कि आपकी हमको सुनना ही नहीं है, आपके कोई सुनना नहीं है, आपके कोई काम भी नहीं करना है। अगर कांग्रेस का विधायक कोई काम बोलता है तो नहीं करना है। मैं यहाँ से चिकित्सा बीमारी के जो गंभीर बीमारी के जो मदद मुख्यमंत्री जी देते हैं अपने राहत कोष से, मैं यहाँ से भेजता हूँ तो वो रिजेक्ट हो जाते हैं। बीमारी के क्या वजह बताई जाती है? रिजेक्ट कर, कोई वजह नहीं, हमने देखा और निरस्त कर दिया, कोई वजह नहीं, पूछने पे नहीं बोले हमने देखा कर दिया, एक कोई वजह नहीं, निरस्त कर दिया आपको। ये इस तरीके से होता है, बीमारी में कर रहे हैं लोग। आपके विधानसभा में रेत माफिया काफ़ी सक्रिय होते हैं, उनके खिलाफ में अभी क्या कोई बड़ा आंदोलन आपके द्वारा देखा नहीं गया है? रेत माफिया का बड़ा आंदोलन मैंने कोई सड़क में उतर के मैंने नहीं किया, लेकिन इस संबंध में मैंने बहुत पत्र मैंने लिखा हूँ कलेक्टर को भी। ये लोग सक्रिय भी हुए और उसके बाद पकड़ा किनको इन लोगों ने? वो जो गांव के जो लोग हैं, जो बेचारे अपनी सुविधा के लिए जो ट्रैक्टर से लेके आ रहे हैं या गाड़ी से लेके आ रहे हैं, उन लोगों को पकड़ा इन लोगों को नहीं पकड़ा। जब भी मैंने बोला हूँ तो कार्रवाई होती है छोटे लोगों, बोले हमने किया कर, कार्रवाई होती है इन लोगों को। लेकिन बड़े रेत माफियाओं पर मैं गया ना, मैं पूरी रात में जागा हूँ। जब मुझे पता चला इधर पे आपका ये जोगीवाड़ा क्षेत्र में, जब मैं आ रहा था, एक शादी से आ रहा था, एक डंपर जा रहा था, तो साथ में हमारे बैठे थे, हमारे क्षेत्र के ही हमारे साथी नेता हैं, तो उन्होंने कहा कि ये विधायक जी ये डंपर जा रहा है वो खदान में। मैंने कहा इधर कौन सी खदान है, इधर तो कोई खदान नहीं है। तो बोले नहीं खदान में जा रहा है। तो मैंने कहा चलो ठीक, तो मैंने कहा अपन लौट के आते हैं। मैं कर्माजीरी गया, वहाँ से फिर जोगीवाड़ा आया, जोगीवाड़े में देखा मैंने बहुत बड़ा वहाँ पे इन लोगों ने रेत निकाल के रखा है। मैं वहाँ रात भर रहा, तकरीबन 3 बजे 4 तक पूरा कलेक्टर से बात किया। फिर ये आपके माइनिंग वाले आए, पुलिस वाले आए और इन लोगों से फिर मैंने वो जब्ती बनाई और मैंने कहा इनको गांव वालों के सुपुर्द करो आप लोग। मैं रात भर रहा हूँ वहाँ, मैंने उनके ऊपर पूरी कार्रवाई करी। गोंडवाना के दिवंगत नेता हीरा सिंह जी थे, उनका एक बयान था कि गोंड हिंदू नहीं है, वो मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं। इससे आप कैसे देखते हैं? क्या आप भी मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं? नहीं, वो उनका बयान क्या है मुझे नहीं मालूम, लेकिन आदिवासी, गोंड नहीं आदिवासी समाज जो है मूल रूप से प्रकृति पूजक है, ये प्रकृति को मानता है। हमारा आदिवासी समाज का कहीं कोई मंदिर नहीं है और ये कोई मूर्ति पूजा या किसी धर्म का विरोध नहीं किया, कभी आदिवासी समाज ने नहीं किया। कुछ असामाजिक तत्व होंगे, कुछ वो बात करते होंगे। चूँकि आदिवासी समाज प्रकृति पूजक है और इस देश का मूल निवासी है और जितने भी धर्म हैं वो प्रकृति से निकले हुए, जो भी धर्म है प्रकृति से निकले हैं, तो उसकी जो भी उत्पत्ति हुई है, हर धर्म की उत्पत्ति हुई है आदिवासियों की संस्कृति से हुई है। तो हम तो हर धर्म का आदर सम्मान करते हैं, हम मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, गुरुद्वारा जाते हैं, चर्च जाते हैं। आज हमारे क्षेत्र में सबसे ज़्यादा अगर मंडल हैं, रामायण मंडल हैं, भजन मंडल हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम, तो हमारे यहाँ पे आदिवासी समाज के लोग सबसे ज़्यादा। और आज आप सड़कों में भी नाचने गाना और ये मूर्ति पूजा, इसमें सबसे ज़्यादा अगर बढ़ चढ़ के कोई हिस्सा लेता है तो हमारे लोग लेते हैं। तो हम तो किसी धर्म का, हम तो सब धर्म को अपनाते हैं, हम सब धर्म को अपनाते हैं, लेकिन हमारा ये बात निश्चित है कि हम प्रकृति पूजक हैं। हमारा कोई मंदिर नहीं है, लेकिन हम सब धर्म को अपनाते हैं, सब
मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे सब में जाते हैं हमारे तरफ से। मेरा ये उनने क्या बोला मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये मेरी और मेरे समाज की भी यही विचारधारा। आपको मैं हमेशा देखता हूँ करके आप आदिवासियों पर अत्याचार होता तो आप काफ़ी उग्र होकर आंदोलन करते हैं। अभी वर्तमान में बरघाट बंद किया गया था गोवंश तस्करों को लेकर, और जिस प्रकार से गौ हत्या हुई थी उनके काफ़ी अंग जगह जगह मिल रहे थे, उसका विरोध किए थे। यह संवेदनशील मामला था, लेकिन आपके द्वारा किसी प्रकार कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई। मैंने इस संबंध में एसपी से मैंने बात किया था, क्योंकि जिस तरीके से गौवंश जो मिला था, जो उनके सर मिले थे या जो भी उनके अंग मिले थे, वो जिस अवस्था में, जिस संदिग्ध अवस्था में मिले थे, जैसे मिले थे, ये मुझे भी समझ में नहीं आया। और आज मैं चाह भी रहा हूँ इनसे कि वो क्यों, उसके बाद फिर कुछ नहीं हुआ। अगर इन लोगों ने हड़ताल भी किया, कुछ भी किया, लेकिन उसका परिणाम नहीं निकला ना। मैंने बोला इसको आप लोग गंभीरता के साथ में लो, गंभीरता के साथ में लो, क्योंकि ये हरकत की तो किसने किया ये हरकत, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं, चुनाव आने वाले, और देश में किस तरीके से चल रहा है, देश में किस तरीके से चल रहा है। इस भारत को इंडिया बना दिया, इंडिया से इन लोगों ने हिंदुस्तान बना दिया। भारत का मूल रूप खत्म हो रहा है, भारत का मूल रूप भाईचारा और तमाम सभी धर्मों का एक हमारा संविधान के हिसाब से कोई बात नहीं हो रही है। तो ये मैंने उस संबंध में मैंने उनसे बात की। हाँ, मैं सड़क में नहीं उतरा, सड़क में मैं नहीं उतरा, और सड़क में उतरना मैंने उचित भी नहीं समझा। लेकिन सड़क में उतरने से कहीं कुछ, मैंने एसपी से बोला हूँ, मैंने कलेक्टर से भी बोला हूँ कि ये जो हरकतें हो रही हैं ये कैसे हो रही, क्यों हो रही है, कौन कर रहा है। और गौवंश के संबंध में हमारा ये गांव बोरी है, मैंने वहाँ पे समाज के लोगों से, जिस समाज को ये लोग बदनाम करते हैं, मुस्लिम समाज को बदनाम करते हैं, है ना, मैंने उनसे बात की तो उनका कहना है हमने जो लोग करते थे उनका नाम लेके हम लोगों ने पुलिस को बोला है, एसपी को बोला है, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग उनके ऊपर कार्रवाई नहीं कर रहे, ये उनका कहना है। तो ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है यहाँ पे शासन प्रशासन उसको ये कर रहे हैं, कौन कर रहा है मुझे, क्योंकि यहाँ जब नाम लेके बताया जा रहा है, करा जा रहा है, और उसके बाद फिर गौवंश में आज हमारा देश निर्यात में सबसे नंबर 1 है। तो ये नीतियाँ मेरे को समझ में नहीं आ रही कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। हमारी सरकार में 1000 गौशाला माननीय कमलनाथ जी ने बनवाया, 1000 गौशाला। आज तक वो गौशाला कुछ बनी है, कुछ नहीं बनी। और आज आप चले जाओ, जाके देख लो, आप किसी भी गौशाला का आप निरीक्षण कर लो तो हालत ये। तो बोलना और करना एक अलग बात है। तो हम लोग करते हैं, हम लोग दिल से करते हैं, हम गौ माता की रक्षा, उसका मान सम्मान, उसके लिए हम लोग करते हैं। तो इसके लिए सड़क में आके प्रदर्शन करें, वो हमारी नीतियों में नहीं है। आगामी विधानसभा चुनाव में गोंडवाना की सक्रियता को आप किस तरह देखते हैं? गोंडवाना की कोई नीति रीति नहीं है और किसी तरीके से कुछ नहीं। यहाँ पे दलाल लोग बैठे हैं, समाज का सौदा करते हैं। ये लोग समाज का सौदा करते हैं, समाज को बेचते हैं। भारतीय जनता पार्टी से इन लोगों का आपस में टाई अप है और वो उसका मतदाता नहीं है इनके पास में। कुछ चंद लोग हैं जो दलाली का काम करते हैं, जो समाज को बेचने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी से पैसे लेना और अपने कुछ वोटों को इधर उधर करना। गोंडवाना यहाँ पे कुछ नहीं है। गोंडवाना अब बरघाट विधानसभा में कुछ नहीं है। बरघाट विधानसभा के साथ साथ आप खुद भी देख लोगे, अभी मध्य प्रदेश में भी गोंडवाना बहुत हद तक खत्म हो गई। अब इसका कोई अस्तित्व बचा नहीं है। नगर पंचायत चुनाव में कांग्रेस कोई करिश्मा नहीं कर पाई, क्या वजह है? नहीं, कांग्रेस ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। परिणाम हमारा ये जो हमारा बरघाट है, ये मूल रूप से कांग्रेसी है।
भारतीय जनता पार्टी मात्र मुश्किल से 2 सीटों में सिमट जाती थी। 2 पार्षद आते थे, 2 या इससे ज़्यादा कभी पार्षद भारतीय जनता पार्टी के आज़ादी के बाद तक नहीं आए। और अभी जो बैठा हुआ है अध्यक्ष, ये पहली बार भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बैठा है आज़ादी के बाद। यहाँ पे जो एक अध्यक्ष बना था पिछली बार, वो निर्दलीय नहीं था, निर्दलीय खड़ा हुआ था, मूल रूप से कांग्रेसी था। उसने भी टिकट मांगा था। जिसको टिकट मिली थी अनिल सिंह ठाकुर जी को, मैंने उनका विरोध किया था कि अब आप 2 बार हो गए हो, किसी नए को टिकट दो। ये मैंने उनका विरोध किया था। और यहाँ पे आम जनता भी इस पक्ष में थी कि कोई नया आए। मैंने देवेंद्र ठाकुर के लिए विरोध किया था। देवेंद्र ठाकुर के लिए मैंने टिकट मांगा था और अंततः टिकट अनिल ठाकुर को मिली। तो अनिल ठाकुर को लगा कि विधायक नहीं था मैं, उन्होंने कहा अर्जुन सिंह काकोडिया ने मेरा विरोध किया है। तो जब उनको टिकट मिली तो उन्होंने स्पष्ट सबसे कह दिया कि अर्जुन सिंह काकोडिया हमारे चुनाव प्रचार में नहीं रहेंगे। बरघाट नगर पालिका में 2014 में जो प्रचार, जो यहाँ पे चुनाव हुआ, अर्जुन सिंह काकोडिया यहाँ पे नहीं रहेंगे। तो जब उन्होंने बोल दिया तो मैंने अब कोई सक्रिय भूमिका 2014 में नगर परिषद के चुनाव में मैंने की नहीं। चूँकि रंजीत वासनिक कांग्रेसी था, तमाम पूरे कांग्रेसियों ने, जो भी जैसा भी है, जो भी वो भी कांग्रेसी था, लोगों ने उसका काम किया और 2014 में वो जीता। कांग्रेस मात्र 42-43 वोट से जीता। जीतने के बाद उनने कहा हम निर्दलीय जीत गए, और निर्दलीय जीत गए। कांग्रेस ने हमको क्या दिया, जबकि कांग्रेसियों ने ही जिताया। उसके बाद उसने 2-3 कांग्रेसी, जिन लोगों को टिकट कांग्रेस ने दिया था, उस समय भी कांग्रेस अच्छे उसमें थी, इनने अपने पक्ष में लिया। क्योंकि उस समय सीधे नगर अध्यक्ष का चुनाव था, सीधे चुनाव था। तो इनने उन लोगों को कांग्रेस के सदस्यता से इस्तीफा दिला के एक को उपाध्यक्ष बनाया और ये मैसेज दिया कि कांग्रेस ने आज तक तुमको कुछ नहीं दिया, हम निर्दलीय बने, जबकि जीता था कांग्रेस। और उसके बाद ये बीजेपी के साथ मिलके ये गौरीशंकर बिसेन है, ढाल सिंह बिसेन है, तुम्हारा जो उस समय का जो विधायक था कमल मर्सकोले, ये पूरा बीजेपी के साथ मिलके कांग्रेस को तोड़ने का काम इनने किया। और फिर जो चुनाव आए, तो इस समय तक इनने, चूंकि पैसा इनने, आपने देखा वो जेल भी चले गया था और उसके ऊपर आरोप भी लगे, तो यहाँ से करोड़ों पूरा बरघाट नगर को लूट लिया। यहाँ के कर्मचारियों का ईपीएफ का पैसा खत्म हो गया, उन जमा नहीं किया। 60 लाख रुपया आवास का खाते से ईपीएफ विभाग ने लिया। ये जो रोड बननी थी, इसका 3 करोड़ कुछ सैंक्शन हुआ था। यहाँ ये रोड बनी थी, इसका पहले का जो बिल था 60 या 74 लाख का बिल था, वो बिल का पेमेंट इन लोगों ने, मतलब पूरी तरीके से लूट लिया। बहुत सारे आरोप जो कलेक्टर ने इंक्वायरी कराई उसमें मिला और अंततः ये गए। तो इनके पास पैसा अच्छा आ गया। इन लोगों ने टारगेट अभी बनाए, इन लोगों ने 7-8 अपने वार्डों में टारगेट बनाए और उन लोगों को हजारों रुपए से इन लोगों ने खरीदा और अंततः 7 सीटें उनकी आई। हमारे पास 3 सीटें थी, भारतीय जनता पार्टी के पास 5, 7, 5, 12 और 3, 15। हमारे पास मात्र 3 सीटें थी। और वो जो 7 सीटें वो भी कांग्रेसी थी, जो इन लोगों ने एक अलग ये किया कि साहब यहाँ लोगों को बांट करके कि यहाँ ये लोग नहीं कर पा रहे हैं, या गरीब लोगों को जैसा भी करके उनने किया। तो यहाँ तो कांग्रेस तो सिमट ही गई थी ना। कांग्रेस कहाँ पर, हमारे पास 3 नाम बना भी नहीं सकते थे, हमारे पास बनाने का कहीं कुछ था ही नहीं। और उन 3 लोगों में अनिल सिंह ठाकुर एक थे, जिसको ये रंजीत और इनके भाई ने जूते चप्पल से मारा था।
लेकिन आरोप लग रहा है कि अभी बता रहा हूँ मैं आपको, नहीं आरोप तो लगेगा, लेकिन लोगों को तो उनकी भी आंखें हैं ना। क्या उन लोगों को उस समय आरोप नहीं लगा सकते थे जब 2014 में जब ये विधायक यहाँ का जो अध्यक्ष बनने के बाद जब बीजेपी की गोदी में बैठ के काम कर रहा था, तब उसके ऊपर आरोप नहीं लगा सकते थे कि ये तू बीजेपी के साथ कैसे मिलकर काम कर रहा है। यहाँ का यहाँ का जो बस स्टैंड का उद्घाटन किया, उसमें गौरी शंकर बिसेन आ रहा है, ढाल सिंह आ रहा है, ये आ रहा है, और स्थानीय विधायक को नहीं बुला रहे हैं, तब लोगों को नहीं लगा। जो आरोप लगाने वाले हैं तब उनकी आंखें नहीं थी, तब उनको भी तो बोलना था कि ये स्थानीय विधायक को क्यों नहीं बुला रहे, बीजेपी के साथ कैसे। तो बीजेपी के साथ मिलके पूरा इनका ये खेल था। और ये जो 3 जो पार्षद चुने गए, रंजीत वासनिक और बीजेपी के बीच में गठबंधन, पूरा गठबंधन था, वो तो जब ये जेल चले गया, जो भी चीज़ उसके कारनामे हुए, तब फिर लेकिन उनको जेल पहुंचाने के पीछे भाजपा ही नेताओं का हाथ था। अब उन लोगों ने पहुंचाया नहीं पहुंचाया जो भी किया, लेकिन जो भी कारनामा हुआ है उसने जो किया है, भाई हर किसी को कोई जेल क्यों पहुंचा देगा, कुछ ना कुछ होगा ना उसके पीछे, कोई वजह होगी। ये ऐसा काम कोई नहीं। बाकी तो अभी भारतीय जनता पार्टी तो कर रही है, हर किसी के ऊपर आरोप लगा के कर रही है, वो उनकी नीति में, वो उनके रीति नीति में है। ये हमने ये काम नहीं किया। लेकिन यहाँ जो 3 जो पार्षद थे, उसमें अनिल सिंह ठाकुर को जूते चप्पल से मारा। अनिल सिंह ठाकुर इन लोगों को मदद नहीं कर सकता था। ऋषभ जायसवाल के साथ इनके झगड़े हुए, उनके घर की पूरी बाड़ी को इन लोगों ने कर दिया, आज भी कोर्ट में केस चल रहा है। तीसरा था गोलू मालवी, जो बजरंग चौक से जीता था। बजरंग मंदिर के सामने एक सामुदायिक भवन है, उसमें इन लोगों ने ताला लगा दिया था। वहाँ पे हर दिन शाम को रामायण मंडली होती थी, वहाँ पे रंजीत वासनिक ने उनको ताला नहीं खोला। उन लोगों के झगड़े चले, हंगामा हुआ, गाली गलौज हुई, जो भी हुआ होगा, उनके ऊपर केस चल रहे हैं कि इन लोगों ने, मैं हरिजन हूँ, मैं SC हूँ, इसलिए मुझे किया। तो वो उनके, तो ये तीनों जो पार्षद थे, ये तीनों पार्षद ऐसे थे जो रंजीत वासनिक को वोट नहीं कर सकते थे। अंततः हमने इनसे बोला कि अब यहाँ हम क्या कर सकते थे, पार्षद को अब यहाँ मध्य प्रदेश में कितने विधायक चले गए, तो यहाँ पार्षदों को हमने कह दिया कि आप लोग कहीं पे भी नहीं जाओ। अंततः हम लोगों ने, उन लोगों ने किया, तो हमने उसी समय शाम को इनको तो सभी को निलंबित कर दिया। तो अब वहाँ पे आरोप मेरे ऊपर लगाएं लोग, जो भी करें, लेकिन उसमें मेरा कहीं दोष नहीं है। आपके कुछ वीडियो वायरल होते हैं, जैसे परा लगाते हुए, पान लगाते हुए, बच्चों के साथ खिप्पड़ खेलते हुए। ये वीडियो जब वायरल होते हैं तो ये TRP है, जिस प्रकार से बोला जाए कि इसको राजनीतिक स्टंट कहते हैं लोग, क्या कहेंगे आप? अब वो उनका क्या समझ है। मेरी जो, मैं अपने आप को कभी, मैंने विधायक जैसे प्रस्तुत, मैं एक आम नागरिक हूँ, मेरे जीने का तरीका ऐसे ही है, शुरू से बचपन से हम ऐसे ही रहे हैं। गुल्ली माहौल महुआ, ये वो लाना करना, खाना पीना। मैं सड़क में भी आज भी काम कर सकता हूँ। मेरे साथियों के साथ जब मैं आता था भोपाल से यहाँ पे, तो वो लोग सड़कों में काम करने जाते थे, उनके साथ हमने, ये कोसमी की सड़क बनी है, यहाँ पे काम किया, उनके साथ बैठ के वहीं पे खाना खाना। हमने खामी के तालाब बन रहा था, उस तालाब में मैंने काम किया हूँ। तो ये मेरे को आनंद आता है बच्चों के साथ खेलना। मैं जब 2007 में नौकरी छोड़ा, तो मैं अपने गांव में सवेरे बच्चों के साथ सवेरे 5 साढ़े 5 बजे उठता था, शंख बजाया तो पूरे गांव के बच्चे 60-70 बच्चे इकट्ठे हो जाते थे, छोटे छोटे बच्चे। इनके साथ हम पहाड़ जाते थे, खेलते कूदते थे। ये जो बच्चों का जो होता है ना, वो पंडित जी कहाँ जा रहे हो, गोर गोर रानी, इतना इतना पानी। इनके साथ में ये ज़िंदगी है, ये ज़िंदगी की सच्चाई है। वहाँ पे हमको जीने का और उन बच्चों को भी आनंद आता है कि एक बुज़ुर्ग, एक विधायक हमारे साथ खेल रहा है। उनमें उनको अच्छा लगता है और हमको भी अच्छा लगता है कि हम बच्चों के साथ खेल के हम में एक एनर्जी आ जाती है। कीचड़ में उतरना, ये हम किसान हूँ, मैं पहले भी करता था, हम परा पानी लगाते थे, तो इच्छा होती है कि चलो यार चंद दिन थोड़ा सा चलें। अब उसका वीडियो बना लेते हैं, कर लेते हैं, ये कर। लेकिन मेरे कितने वीडियो बने, क्या बने, मैं कभी देखता ही नहीं। वो सब लोग आके बताते हैं किस तरह, तो उसमें TRP हो रही, ये हो रहा है, वो उस तरफ मेरा कहीं कोई पान बनाना हो, प्रेस करना हो, सब्जी, चूँकि वो एक बार सब्जी का था, एक बूढ़ी माता थी, मैं इनका बैठ के चलो मैं तोड़ के तो देखूं, तो 1 किलो जब मैं तोल रहा था तो मेरे हाथ काँप रहे थे।
जब मैं तौल रहा था सब्जी, तो मैं तब देखा कि ये बूढ़ी माँ किस तरीके से दिन भर तौल, तो उस तकलीफ को भी मैं जानना चाहता। कीचड़ में घुस के कैसे हमारी माताएं बहनें परा लगाती हैं, उस तकलीफ को भी मैं देखना चाहता। तो ये चीज़ें हैं जो, तो इसके पीछे कोई राजनीतिक जिनको जो जोड़ना है, क्योंकि मेरे स्वभाव में ये सब चीज़ें करना, तो वो तो सतत जब तक रहेंगे हम करते रहेंगे। आप भगवान शिव और हनुमान जी को आदिवासियों के वंशज मानते हैं, तो क्या आधार है, क्या तथ्य है इसके विषय में? बहुत स्पष्ट है, बहुत स्पष्ट है कि हनुमान जी बानर, मूल रूप से बानर, उसके बाद जो भी नाम दे दिया गया है ना, ये मूल रूप से बानर हैं, जंगल में रहने वाले हैं। जिस तरीके से उनकी आकृति, जिस तरीके से उनके, तो आदिवासी भी वैसे ही रहते थे, उसी तरीके से रहते थे। आदिवासियों का अगर आप पहले का आप देखोगे तो वो उसी तरीके से उनकी वेशभूषा, वैसे ही रहना करना। तो ये मूल रूप से आदिवासी, आदिवासी मतलब आदिकाल के इस पृथ्वी में रहने वाला। आदिवासी किसको कहेंगे? जो आदिकाल से इस भूमि में रह रहा है, तो उस तरीके से वो आदिवासी है। और जहाँ तक भगवान शिव की भी बात है, तो भी भोला भाला, पहाड़ों में रहना, गले में सर्प की माला, ढेर सारे जो उनके जो साथी संगी हैं, सब कोई भंग खा रहा है तो कोई ये खा रहा है तो कोई, मतलब ये जिस तरीके का उनका नेचर है, जिस तरीके से उनकी वेशभूषा है, जिस तरीके से वो तो ये उस आदिवासी समाज से मिलता जुलता है जो आदिकाल के लोग हैं। हमारे पूर्वज यही करते थे। आज भी आप बस्तरों में चले जाओ, बस्तर बहुत सारे, आप अंदर चले जाओ ना, तो पूरा कपड़ा नहीं पहनते, वो इतनी सी लंगोटी और इतना सा लगा लिए। हमारी भी माताएं बहनें अब तो पहन, लेकिन पहले बस वो छोटा सा अंगिया, बस इतना सा उन लोगों ने इधर बांध लिया और अपनी मस्ती में मस्त रहना। वही भोलेनाथ करते हैं और वही हमारे बजरंग बली हैं। तो ये हम इनके वंशज हैं, हमारे पूर्वज हैं, क्योंकि हम भी आदिवासी समाज के लोग हैं। तो इस नाते उसमें प्राकृतिक रूप से ये सत्य है, प्राकृतिक रूप से। उसमें तो मैं एक बार वीडियो देख रहा था माननीय योगी जी का, तो उन्होंने तो उनको कहा दलित है, वंचित है, शोषित है। हनुमान जी को ये सब बोला, हनुमान जी के लिए उन्होंने ये बोला कि हनुमान जी मूलतः वनवासी हैं, दलित हैं, पीड़ित हैं, शोषित है, वंचित। नहीं, लेकिन शोषित शब्द उनके लिए तो ऐसा कहीं जमता ही नहीं है। लेकिन बोला ना, योगी जी ने बोला। योगी जी का आप वीडियो निकाल, मैं भी बता दूंगा, आप निकाल के देख लेना, आप गूगल उसमें हो जाए, उनने बोला। तो ये शोषित, वंचित, दलित, ये शब्द तो अभी पैदा हुए ना। तो इतना बड़ा ज्ञानी योगी, वो उन्होंने उनके लिए ये ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया उन्होंने। आगामी विधानसभा चुनाव में आपके लिए क्या चुनौतियां आ सकती हैं? चुनौतियां ना तो पहले थी ना अभी थी, क्योंकि ये आपको मालूम है 2013 में मैं जब मुझे टिकट मिली, माननीय कमलनाथ जी ने मुझे खुद कहा था कि अर्जुन वो तो बीजेपी का गढ़ है, कैसे जीतोगे। और स्वाभाविक था, कुछ नहीं था हमारे पास में यहाँ पे, कोई बहुत बड़ा कोई यहाँ पे सेठ उद्योगपति या कोई बहुत कुछ नहीं, ना संगठन था हमारे पास, लोगों को छत नहीं थी। यहाँ पे मैं जिस मकान में बैठे हैं, ये मेरा 87-88 का मेरा मकान, अभी मैंने इसको तोड़ के बनाया हूँ। यहाँ पूरे क्षेत्र में कोई मकान नहीं था, मात्र मेरा ही एक लेंटर का मकान था, जहाँ पे मैं 2010 में जब आया तो यहाँ पे कार्यालय चलता था। तो ऐसे समय पे, और उस समय मेरा विरोध हुआ, 19 लोगों ने टिकट मांगा, 18 लोग एक तरफ हो गए कि अर्जुन काकोडिया को नहीं। और ये काम इसी ने, रंजीत और ये विनोद वासेन ने, इन लोगों ने गुट बना के किया जैसा भी किया। तो ये लोग छोड़ के चले गए, कांग्रेस आदी हो गई। 2013 में कांग्रेस आदी हो गई, चूँकि पूरे के पूरे आदिवासी नेता कुरई के हों, इधर के हों, सब चले गए। राजकुमार खुराना को सिवनी से टिकट मिली तो उसके चाहने वाले उसके पास चले गए, क्योंकि कुरई क्षेत्र पहले सिवनी में था, तो बहुत सारे कुरई के नेता वहाँ काम करने। हमारे पास कोई नहीं था। उन परिस्थितियों में भी ईवीएम से 2013 का चुनाव हम जीते, उन परिस्थितियों में जीते। तो आज तो हम विधायक हूँ 5 साल का, और 5 साल लोगों के बीच जाता हूँ। यहाँ
35 साल के बाद बरघाट में लोगों को विधायक देखने को मिल रहा है। 35 साल के बाद लोग यहाँ से जीत जाते थे और सिवनिया कहीं रहते थे, ढूंढते थे विधायक होता कैसा है। आज बच्चों को, माताओं बहनों को, किसानों को, मजदूरों को, हर आदमी को चलते फिरते विधायक मिल रहा है। हाथ पकड़ के लोग बात करते हैं। अब उस मेरे को तो कोई चुने, ये चुनाव मैं नहीं लड़ूंगा, ये चुनाव जनता लड़ेगी। मैंने बोल भी दिया कि आपको ऐसा लगता है कि मैं उस लायक हूँ तो चुन लेना। तो ये चुनाव मैं नहीं लड़ रहा हूँ, ये चुनाव हमारे क्षेत्र की जनता लड़ेगी और हर वर्ग के लोग लड़ेंगे, किसान, मजदूर, ये हर समाज के लोग लड़े। तो मेरे को कहीं से भी कोई चुनौती, वो सब मैंने आपने बोला तो, लेकिन मेरे जहन में आता ही नहीं। और कौन लड़ेगा मेरे विरुद्ध क्या है, हम तो मेहनत कर रहे हैं और टिकट मिलेगी, लड़ेंगे, जीतने के लिए लड़ेंगे और काम करेंगे। तो फिर वो कोई चुनौती वाला शब्द मेरी ज़िंदगी में मैंने कभी इस शब्द का वो मैंने रखा ही नहीं। बस जो काम है अपना वो काम करो। तो कोई चुनौती तो मुझे नहीं लगता, जनता खुद लड़ेगी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद काकोड़िया जी, जो आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिए। आप इस समय देख रहे थे अर्जुन काकोड़िया को, जिन्हें बेबाकी से अपने सवालों का जवाब दिया। हम सभी दर्शकों का धन्यवाद अदा करते हैं और फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। नमस्कार।